अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक अक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। सबसे पहले इसमें केस प्रेजेंटेशन है 6 ईयर ओल्ड बॉय प्रेजेंट विथ द ब्राउन डार्क यूरिन, ठीक है, और उसको फीवर की हिस्ट्री है, सोर थ्रोट भी है 2 हफ्तों से, ए फिब्राइल है, लेकिन उसका जो यूरिन आउटपुट है वो डिक्रीज़ हो गया है, ठीक है। जब एग्जामिनेशन की गई तो उसमें बच्चा एक्टिव है, नॉन टॉक्सिक है, उसको पेरी ऑर्बिटल इडिमा भी है। ब्लड प्रेशर मेजरमेंट देखें 140/90 मिलीमीटर मर्करी, यानी वो बच्चा हाइपरटेंशन में है। और यूरिन एग्जामिनेशन पे हेमेचूरिया, प्रोटीन यूरिया भी है। यूरिन रिपोर्ट में रेड ब्लड सेल्स कास्ट भी मिल रही हैं माइक्रोस्कोप पे। तो ये क्या है? अक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है इम्यून मेडिएटेड नेफ्राइटिस की बच्चों में, चिल्ड्रन में, ठीक है, इम्यून मेडिएटेड। और ये बाय फार मोस्ट कॉमन फॉर्म है पोस्ट इन्फेक्शियस नेफ्राइटिस की। इन्फेक्शन के बाद ये होता है। तो इसमें होता क्या है? कैरेक्टराइज बाय सडन ऑनसेट ऑफ हेमेचूरिया, ओलिगोयूरिया यानी यूरिन आउटपुट भी कम हो जाएगा, हेमेचूरिया होगा, इडीमा, हाइपरटेंशन और रीनल फंक्शन टेस्ट जो है इसके डीरेंज्ड हो जाएंगे। अब इसकी एटियोलॉजी क्या है? सबसे पहले तो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है ना, एक सेल्फ लिमिटिंग इलनेस होती है, क्लासिकल सेल्फ लिमिटिंग, खुद ही सही हो जाती है, जो रिज़ल्ट करती है जब पहले बच्चे को या किसी भी पेशेंट को फेरेंजल या कुटेनियस इन्फेक्शन हुआ हो ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई से, ठीक है। ये स्किन का भी इन्फेक्शन होता है जिसको इम्पेटिगो कहते हैं, या फेरेंजाइटिस भी करवाता है। तो पहले उसको ये डेवलप हुआ होगा, उसके बाद उसको ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुई है, ठीक है। या फिर ओटाइटिस मीडिया या स्कारलेट फीवर के बाद भी ये हो सकता है। जो मेजर डिफरेंस है ना इस क्लासिकल पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के, जो थ्रोट या स्किन इन्फेक्शन के बाद हो रहा है, उसमें डिफरेंस है जो टेबल बना हुआ है ब्लू कलर का। देखिए, फेरेंजाइटिस में जो ग्रुप ए टाइप 12 बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, जबकि स्किन का जो पायोडर्मा है उसमें स्ट्रेप्टोकोकाई की टाइप 49 है। क्लाइमेट की बात करें, फेरेंजाइटिस ठंड के मौसम में, कोल्ड या टेम्परेट में, लेकिन स्किन इन्फेक्शन हॉट ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट में हो रहा है। सीज़न देखें, विंटर में और स्प्रिंग में जो है फेरेंजाइटिस हो रही है, लेकिन पायोडर्मा जो है वो समर और फॉल में। एज कंपेयर करें तो 5 से 10 साल के दरमियान वालों को फेरेंजाइटिस हो रही है, लेकिन जो प्री स्कूल है यानी लेस दैन 5 ईयर्स वाले चिल्ड्रन, उनमें पायोडर्मा की वजह से हो रहा है, ठीक है। ये छोटे बच्चों में हो रहा है, प्री स्कूल लेस दैन 5 ईयर्स। इंक्यूबेशन पीरियड भी जो स्किन वाला है उसका ज़्यादा है, 3 से 4 हफ्ते के बाद वो अपीयर होगी, लेकिन फेरेंजाइटिस 1 से 2 हफ्तों में ही हम पढ़ते आए हैं कि वो इन्फेक्शन ज़ाहिर करेगी। उसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 वीक्स तक है। सेक्स इंसिडेंट्स कंपेयर करें तो बॉयज़ टू गर्ल्स रेशो फेरेंजाइटिस में बॉयज़ ज़्यादा कॉमन है, लेकिन पायोडर्मा दोनों में इक्वल है, बॉयज़ एंड गर्ल्स। अगली जो इटियोलॉजी में कह रहा है कि इसमें जो नेफ्राइटिस हो रही है इस स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से, ड्यू टू द नेफ्रिटोजेनिक स्ट्रेन ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकाई, वो 10 to 15% लोगों को होती है, ठीक है। यानी किसी को इस स्ट्रेप्टोकोकाई ने अफेक्ट किया है, लेकिन उसके भी अगर नेफ्रिटोजेनिक स्ट्रेन ने उसको अफेक्ट किया है, डिज़ीज़ की है, तो उसको नेफ्राइटिस डेवलप करेगी, उसके चांसेस 10 से 15% हैं, ठीक है। और मल्टीपल केसेस जो हैं वो फैमिलीज़ में होते हैं, लेकिन सेकंड अटैक इसमें रेयर होता है। याद रखिए, एक बार अगर किसी को ये इन्फेक्शन हो जाता है तो दूसरी बार नहीं होता, क्योंकि इसमें इसके इतने ज़्यादा सीरोटाइप्स नहीं होते, डिफरेंट सीरोटाइप्स नहीं होते। एक बार जिससे इन्फेक्शन हुआ उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, तो वो उसको लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन देगी। तो सेकंड अटैक इसमें रेयर होता है। अब इसकी पैथोजेनेसिस देखेंगे कि ये किस तरह होता है इन्फेक्शन, अक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। याद रखिएगा कि ये कंडीशन इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड डिजीज़ है। इसका एपिडेमियोलॉजिकल रिलेशनशिप है बिटवीन द सर्टेन स्ट्रेन ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकाई एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है, एविडेंट है, वेल रिकॉग्नाइज्ड है। यानी कुछ खास ही स्ट्रेन्स होते हैं इस स्ट्रेप्टोकोकाई के जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करवाते हैं। प्रिज्यूमेबली इसमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, याद रखिएगा, बन जाते हैं सर्कुलेशन में, और वही कॉम्प्लेक्स जाके पेशेंट के ग्लोमेरुलाई में डिपॉजिट हो जाते हैं। अब ये जो डिपॉजिटेड कॉम्प्लेक्स है ना, ये ग्लोमेरुलर डैमेज इनसाइड करवाएंगे। कैसे? ये वहाँ पर जाके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन करेंगे और वहाँ ग्लोमेरुलाई को डैमेज करेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट हुआ, उसने कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट किया। पैथोलॉजिकली दोनों किडनीज पेशेंट के अफेक्ट होती हैं, बायलेटरल डिजीज़ होगी और सारे ग्लोमेरुलाई अफेक्ट होंगे। जब हम ग्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे तो पेशेंट की किडनी स्वॉलन होंगी, ठीक है, स्वॉलन, और उनमें माइन्यूट कॉर्टिकल हेमरेजेस होंगी, कॉर्टेक्स में हेमरेज हो जाएगी।
अब लाइट माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की इम्पॉर्टेंस है जो आपने याद रखनी है। अक्यूट पोस्ट स्ट्रेप ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में जब लाइट माइक्रोस्कोपी करवाएंगे तो एंडोथेलियल सेल्स जो होते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के, वो स्वॉलन हो जाएंगे, ठीक है, स्वेलिंग होगी उनकी। और जो मेसेंजियल सेल्स होते हैं उनकी प्रोलिफरेशन होगी, साथ में वहाँ पोलीमॉर्फ न्यूक्लियर सेल की इन्फिल्ट्रेशन होगी। जो बाहर वाली लेयर होती है, आउटर लेयर बोमेंस कैप्सूल की, उसकी भी प्रोलिफरेशन होगी, जिसकी वजह से एपिथेलियल क्रीसेंट फॉर्मेशन होगी, ठीक है। ये सब हमें क्रीसेंट फॉर्मेशन, पोलीमॉर्फ सेल इन्फिल्ट्रेशन, मेसेंजियल सेल प्रोलिफरेशन, एंडोथेलियल सेल्स की स्वेलिंग, ये लाइट माइक्रोस्कोपी पे नज़र आ रहा है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे क्या मिलेगा, उन पे हमें जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बने थे और वो जाके बेसमेंट मेम्ब्रेन में डिपॉजिट हो गए हैं, एपिथेलियल एस्पेक्ट ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन पे डिपॉजिट हो गए हैं, तो उनकी डिपोजिशन हमें इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे नज़र आएगी। और वो कैसे नज़र आएगी, ग्रैन्युलर पैटर्न। एक याद रखिएगा, लीनियर पैटर्न होता है, सीधा सीधा लाइन में डिपॉजिट हो जाते हैं। दूसरा ग्रैन्युलर पैटर्न होता है, डिफरेंट डिजीज़ में डिफरेंट मिलेगा। तो एक यहाँ पे याद रख लें कि पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में ग्रैन्युलर पैटर्न मिलता है कॉम्प्लेक्स की डिपोजिशन का, ठीक है, BCQ पॉइंट है। नेक्स्ट अब हम आते हैं क्लिनिकल फाइंडिंग्स पे। पेशेंट को ये हुआ है अक्यूट पोस्ट स्ट्रेप ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो कॉमनेस्ट ये जो है ना, बच्चों में जो 5 से 10 साल की उम्र के दरमियान होते हैं उनमें ये डिज़ीज़ कॉमन है। 3 साल से पहले ये रेयर है। इसमें मैंने आपको बताया कि मेल्स ज़्यादा अफेक्ट होते हैं बनस्बत फ़ीमेल के, स्पेशली अगर उनको थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुई है तो उनमें मेल्स ज़्यादा अफेक्ट होंगे। स्किन वाले में तो दोनों को इक्वली ही होगा। और लेटेंट पीरियड होता है इसमें 3 से 4 हफ्तों का, फॉलोइंग द स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन ऑफ स्किन, ठीक है, मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया। स्किन का इन्फेक्शन होगा 3 से 4 हफ्तों के बाद जो है उसको ये नेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की फाइंडिंग्स, सिम्टम्स होंगे। जबकि थ्रोट का इन्फेक्शन जब होगा ना, रेस्पिरेटरी फेरेंजाइटिस, तो उसमें 1 से 2 हफ्तों के बाद उसको मैनिफेस्टेशंस होंगी, ठीक है, जब उसका या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इन्फेक्शन जो है चला जाएगा, स्किन का या थ्रोट का सही हो जाएगा, चला जाएगा, और फिर बाद में जो है पेशेंट को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की मैनिफेस्टेशंस होंगी। तो टिपिकल जो केस है उसमें इसका ऑनसेट आपने याद रखना है कि अचानक से एब्रप्ट पेशेंट को हेडेक होगा, मलेज, वॉमिटिंग, ठीक है, हेडेक, मलेज, वॉमिटिंग, और कोला कलर्ड यूरिन पेशेंट पास करेगा। 30 to 50% केसेस में उसको डार्क जो कोला कलर का रेड या कोला कलर्ड यूरिन होगा। और उसको हिस्ट्री होगी कि पहले उसका टॉन्सिलाइटिस हुआ होगा या कोई ना कोई स्किन का इन्फेक्शन हुआ था पास्ट में, रिजॉल्व हो गया है अभी, ऐसी हिस्ट्री होगी। आंखों में आपको उसको आइज़ के अराउंड पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग मिलेगी, इडीमा, जो कि 85% केसेस में होती है और स्पेशली ये सुबह के टाइम पे होती है, लेकिन ग्रॉस इडीमा इसमें अनयूजुअल है, ठीक है। बज़ाहिर इडीमा कहीं नहीं होगी, पेरी ऑर्बिटल होगी। यूरिनरी आउटपुट आप चेक करोगे तो उसका लो होगा, यानी 180 ml पर डे से लो, और फ्लैंक्स वाली जगह पर उसको थोड़ा पेन होगा, फ्लैंक या मिड लाइन एब्डोमिनल पेन। अक्यूट हाइपरटेंशन की मैं बात करूं तो 70% जो केसेस होते हैं ना, उनमें इस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में उनको अक्यूट हाइपरटेंशन होती है। उस हाइपरटेंशन की वजह से उनको सर में दर्द, वॉमिटिंग, एल्टर्ड सेंसोरियम, उनको विजुअल डिस्टर्बेंस भी होगी, एफेजिया, सोमनोलेंस, इवन उसको सीशर्स भी हो सकते हैं इस हाइपरटेंशन की वजह से। तो इस तरह के जो सेरिब्रम को इन्वॉल्व कर रहे हैं ये, तो उसको हम कहते हैं हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी, ठीक है, जो 5% केस में होती है। हाइपरटेंशन तो 70% केसेस में होती है, लेकिन इसकी वजह से इंसेफेलोपैथी जो है वो 5% केसेस में हो रही है, जिसमें एफेजिया, सोमनोलेंस, सीजर्स, एल्टर्ड सेंसोरियम हो रहा है, ठीक है। और कुछ पेशेंट याद रखिएगा हाइपरटेंसिव हार्ट फेलियर या अक्यूट किडनी इंजरी के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे इसमें हो गए क्लिनिकल फीचर्स, यानी पहले या तो स्किन का या गले का इन्फेक्शन हुआ होगा, जब डिजीज़ का ऑनसेट होगा तो हेडेक, मलेज, वॉमिटिंग, कोला कलर्ड यूरिन, पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग होगी, ब्लड प्रेशर एलिवेटेड होगा, यूरिन आउटपुट लो होगा, ब्लड प्रेशर की वजह से हाइपरटेंसिव इन। नेचुरल रेजोल्यूशन, अब नेचुरली कैसे रिजॉल्व होगा, जो इसमें अक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, इसमें अक्यूट फेज जो है ना 4 से 10 दिनों तक रहेगा, जहाँ पे पेशेंट का अब यूरिन आउटपुट जो कम हो गया था अब ग्रेजुअली वो बढ़ना शुरू होगा, और उसको जो पेरी ऑर्बिटल एडिमा थी वो भी सबसाइड हो जाएगी, ठीक है, यूरिन में निकल रहा है फ्लूइड, सब सही हो रहा है।
और रीनल फंक्शन टेस्ट भी नॉर्मल की तरफ 4 से 10 दिनों में आ जाते हैं। जो ग्रॉस हेमेचूरिया है, ग्रॉसली जो हमें उसमें कोला कलर रेड कलर यूरिन नज़र आ रहा था, वो सेल्डम सिर्फ परसिस्ट करता है बियॉन्ड 2 वीक्स, 2 हफ्तों से ज़्यादा परसिस्ट करेगा। लेकिन उसका जो माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया हो रहा है वो याद रखिएगा 2 सालों तक हो सकता है। यानी इतनी हद तक थोड़ी सी किडनी डैमेज हो चुकी है, डिपोजिशन हुई है, प्रोलिफरेशन हुई थी मेसेंजियल की, क्रिसेंट फॉर्मेशन, तो 2 सालों तक थोड़ा माइक्रोस्कोपिक होगा। बज़ाहिर ब्लड नज़र नहीं आएगा, यूरिन डीआर पे हमें मिलेगा। लो ग्रेड का प्रोटीन यूरिया भी 6 महीनों तक पेशेंट को रह सकता है। वैसे इसकी डिज़ीज़ की लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस एक्सीलेंट है। ये डिज़ीज़ क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाए ऐसा कम ही होता है, यानी लेस देन 1% है कि ये क्रोनिक में कन्वर्ट हो, वरना ओवरऑल इसकी एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस है। अब आप कैसे डायग्नोस करो? पेशेंट आपके पास आया है कि भाई इसको एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुई है। आप सबसे पहले उसकी यूरिन एग्जामिनेशन करवाओगे, जैसे कि उसको कोला कलर यूरिन आ रहा है, तो कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन में आपको ग्रॉसली भी हेमेचूरिया नज़र आ सकता है या माइक्रोस्कोपिक पे जो आरबीसी आपको नज़र आएंगे वो डिस्मॉर्फिक होंगे और रेड सेल्स की कास्ट मिल सकती है। ठीक है, ट्यूब्यूल्स में क्योंकि रेड ब्लड सेल्स जमा हो जाते हैं तो फिर वो जब यूरिन में निकलेंगे कास्ट बन के ही निकलेगी, ट्यूब्यूल की शेप, उसको हम कहते हैं रेड सेल कास्ट। इसी तरह वाइट सेल्स की भी कास्ट होती है, वो भी मिल सकती है यूरिन में। प्रोटीन यूरिया भी हो सकता है जो कि लेस देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी याद रखिएगा 1.020 से ज़्यादा होगी और ऑस्मोलैलिटी भी बढ़ी हुई होगी, यानी मोर देन 700 मिली ऑस्मोल पर केजी। उसके बाद आपने पेशेंट की ब्लड एग्जामिनेशन, यूरिन एग्जामिनेशन कंप्लीट कर ली, ब्लड आपने करवाई, उसमें आपने देखा ESR आपको रेज्ड मिलेगा, जबकि हीमोग्लोबिन कम है। हीमोग्लोबिन क्यों कम हुई? हमने कहा एडिमा हो रही है, तो बहुत ज़्यादा किडनी फिल्टर नहीं कर रही, उनका फंक्शन अल्टर हुआ है, तो उसकी वजह से पेशेंट को एडिमा डेवलप हो गया था। तो फ्लूइड की रिटेंशन की वजह से उसकी हीमोग्लोबिन थी वो डाइल्यूट हो गई है, तो डाइल्यूट होने की वजह से उसमें हमें डिक्रीज हीमोग्लोबिन लेवल मिल रहा है। बाकी टोटल और डिफरेंशियल जो ल्यूकोसाइट काउंट है वो नॉर्मल ही रहेगा। कॉम्प्लीमेंट लेवल देखेंगे हम C3 लेवल, वो आपको मोर देन 95% केसेस में याद रखिएगा कि डिक्रीज मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में C3 लेवल आपको कम मिलेंगे, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए ट्रांजिएंटली लो होंगे और फिर वापस 6 से 8 हफ्तों के अंदर नॉर्मल की तरफ आ जाता है ये C3 का लेवल। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 6 से 8 हफ्तों में। क्योंकि अगर आपने चेक करवाया और पेशेंट का C3 लेवल 6 से 8 हफ्तों के बाद दोबारा नॉर्मल की तरफ नहीं आया, पहले कम हो गया था डिज़ीज़ में, अब नॉर्मल अगर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहा है कि पेशेंट को मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। उसको एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप नहीं है, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा टाइम लगता है। फिर आप जो है उसके लिए फिर बायोप्सी करवाओगे उसको कंफर्म करने के लिए कि वाकई ये मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। ठीक है, और बाकी भी आपको याद होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट वाइवा में पूछा जाता है कि कौन सी और डिजीज़ हैं जिनमें C3 लेवल हमें डिक्रीज़ मिलेगा। वो एक तो लूपस नेफ्राइटिस है और दूसरी मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव नेफ्राइटिस और तीसरी हमारी एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। देन है आपने यूरिन एग्जामिनेशन की, ब्लड एग्जामिनेशन, ESR मिला ज़्यादा, हीमोग्लोबिन डाइल्यूट, कॉम्प्लीमेंट लेवल करवाया जो डिक्रीज़ थे। अब आपने स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन को भी तो कंफर्म करना है ना, उसका एविडेंस भी तो हो कि वाकई वही है। तो उसके लिए आप थ्रोट स्वैब करवाते हो, ASO टाइटर देखते हो और एंजाइम टेस्ट होता है। थ्रोट स्वैब आप कल्चर और सेंसिटिविटी के लिए भेजोगे तो 20% जो चिल्ड्रन होते हैं ना वो वैसे एसिम्प्टोमेटिक ही होते हैं, लेकिन कैरियर्स होते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई के, मतलब सिम्टम नहीं होता उनको, लेकिन उनके नेज़ोफेरिंग्स में वो ऑर्गेनिज्म होता है, कैरियर होते हैं। तो हमने सिर्फ इस पर रिलाई नहीं करना कि आपको पॉजिटिव थ्रोट कल्चर मिले तो ही हम डायग्नोस करेंगे कि ये स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग कैरियर भी हो सकते हैं। ठीक है, थ्रोट स्वैब हम करवाएंगे, कंफर्म करेंगे इन्फेक्शन को। दूसरा हमने ASO टाइटर देखना है, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन O, यानी 200 यूनिट्स पर मिलीलीटर से ज़्यादा आपको अगर मिल रहा है टाइटर, तो ये सजेस्टिव है कि इसको स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, और 80 से 90% केसेस में आपको ये टाइटर बढ़ा हुआ मिलता है अगर पहले पेशेंट को फेरेंजाइटिस हुई थी। लेकिन लेस स्किन अगर इन्फेक्शन हुआ था उसकी वजह से अगर उसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुई है तो उसमें लेस देन 50% में आपको ये एलिवेटेड मिलेगा। ज़्यादा अच्छा ये फेरेंजाइटिस वाले केस में ASO टाइटर है। अगला हम स्ट्रेप्टो एंजाइम टेस्ट करते हैं, जिसमें 2 हैं, एंटी DNase B, एंटी AHDase, यानी एंटी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस B, एंटी हाइलुरोनाइडेज। ये 2 एंजाइम्स हैं
ये हमें एंटी डीएनएस बी पॉजिटिव मिलता है अगर पेशेंट को पहले पायोडर्मा स्किन इन्फेक्शन हुआ था, उसकी वजह से अगर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है तो हमें ये एंजाइम पॉजिटिव मिलेगा, और 2 से 3 हफ्तों तक ये इसका टाइटर ज़्यादा मिलेगा, ये एंजाइम ज़्यादा मिलेगा आफ्टर द इन्फेक्शन, और फिर दोबारा ये भी डिक्रीज़ हो जाता है। रीनल फंक्शन टेस्ट करवाएंगे अगला, तो उसमें हमें ब्लड, यूरिया और क्रेटिनिन के लेवल रेज्ड मिलेंगे। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स में याद रखिएगा, क्योंकि एडिमा है तो हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगी, वो डाइल्यूट हो गया है सोडियम, तो हाइपोनेट्रीमिया, और किडनीज फंक्शन नहीं कर रही तो उस वजह से हाइपरकैलिमिया। चेस्ट एक्सरे करवाएंगे तो उसमें कार्डियोमेगैली रिवील होगी, और पेरीहिलर इन्फिल्ट्रेट ऑफ पल्मोनरी एडिमा, ठीक है, हर जगह पे फ्लूइड एक्यूमुलेट कर रहा है तो उस वजह से कार्डियोमेगैली, पल्मोनरी एडिमा। रीनल बायोप्सी आप वैसे रेयरली इसमें करवाते हो, क्योंकि ये हम तब कंसिडर करेंगे जब अक्यूट किडनी इंजरी हो, या नेफ्रोटिक सिंड्रोम, या पेशेंट को परसिस्टेंट हाइपोकॉम्प्लीमेंटीमिया है, C3 लेवल आपको अब डिक्रीज़ ही मिल रहे हैं परसिस्टेंटली, तो आपको मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस सस्पेक्ट करके आप बायोप्सी करवा सकते हो। क्योंकि अगर ये पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता तो C3 के लेवल कम हो जाने चाहिए 6 से 8 हफ्तों में, नहीं हो रहा कम तो आप बायोप्सी करवाते हो। इसके अलावा एक्यूट किडनी इंजरी में बायोप्सी करवाओगे, और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। देन आती है मैनेजमेंट। अर्ली जो ट्रीटमेंट है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन का, वो एलिमिनेट नहीं करता रिस्क ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। याद रखिएगा, पेशेंट को अगर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ, आपने जल्द से जल्द उसको ट्रीट करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस डेवलप होगी, वो उसको एलिमिनेट नहीं करता उसके रिस्क को। इन कॉन्ट्रास्ट टू रूमेटिक फीवर में फिर भी आप प्रिवेंट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर किडनीज अफेक्ट होंगी ही होंगी। तो इसमें जो थेरेपी है वो सिर्फ सपोर्टिव ही है। जनरल सपोर्टिव थेरेपी क्या है, आपने पेशेंट को बेड रेस्ट का कहना है, उसको हॉस्पिटल एडमिट करेंगे आप, उसका ब्लड प्रेशर आपने क्लोजली मॉनिटर करना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाइपरटेंसिव हो रहा है, ठीक है, तो उसको मॉनिटर करना है, और जो भी रीनल फंक्शन टेस्ट की डिरेंजमेंट्स हैं उनको करेक्ट करना है, और कॉम्प्लिकेशंस होने से बचाना है। एंटीबायोटिक्स की बात करें तो हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई अगर कोई पेशेंट को प्रेजेंट है अभी, तो उसको आपने इरेडिकेट करना होगा ताकि किसी और को इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई का स्ट्रेन है ये नेफ्रिटोजेनिक है, तो इसके आउटब्रेक कम्युनिटी में होने से बचाने के लिए आप पेशेंट को एंटीबायोटिक दोगे, जिसमें पेनिसिलिन जो है ड्रग ऑफ चॉइस है। ये आप बेंजाइल पेनिसिलिन देते हो 5 लाख यूनिट्स इंट्रामस्कुलरली ट्वाइस डेली, या फिर आप उसको ओरल भी दे सकते हो 5-7 दिनों तक, रोज़ाना 4 बार खाएगा 250 मिलीग्राम, ठीक है, तो पेनिसिलिन। बेड रेस्ट हो गया, एंटीबायोटिक। डाइटरी रिस्ट्रिक्शन याद रखिएगा, पीडियाट्रिक्स में तो इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप जूस, स्पेशली जो फ्रूट जूस होता है, क्योंकि उसमें पोटेशियम ज़्यादा होता है, तो पहले ही पेशेंट को हाइपरकैलिमिया है तो आपने पोटेशियम को लिमिट करना है, 30 मिली इक्विवेलेंट पर डे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पोटेशियम इनटेक। दूसरा रिस्ट्रिक्शन आपने सोडियम की करनी है, 1 to 2 ग्राम सोडियम पेशेंट ले सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। फ्लूड ओवरलोड से बचाना है, पहले ही किडनीज काम नहीं कर रही, एडिमा हो रहा है, तो फ्लूड रिस्ट्रिक्ट करेंगे, और जो फ्लूड है उसके लिए फ्यूरोसेमाइड डायूरेटिक देंगे, ठीक है। और सोडियम भी हमने कहा हम लिमिट करेंगे 1 to 2 ग्राम से ज़्यादा नहीं, स्पेशली अगर उसको हाइपरटेंशन है। कैलोरीज़ में क्योंकि जो है टिश्यू का कैटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रहा है, इसलिए आप पेशेंट को रिकमेंडेड डेली अलाउंस के अकॉर्डिंग मोर देन 400 पर डे जो है कार्बोहाइड्रेट और फैट दोगे डाइट में। प्रोटीन्स आपने नहीं देने, क्योंकि उसको पहले प्रोटीन यूरिया हो रहा है, इसलिए हम फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट देंगे, ठीक है। ये जनरल सपोर्टिव मैनेजमेंट। अब अगर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो गई हैं तो उनको कैसे मैनेज करेंगे। सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन एन यूरिया या सीवियर ओलिगो यूरिया, यानी पेशेंट को एब्सेंस ऑफ यूरिन कम्प्लीटली, तो अब उसमें आपने जल्द से जल्द प्रोटीन अगर पेशेंट ले रहा है तो वो विथड्रॉ करने होंगे, ठीक है, नहीं देने। फ्लूइड्स आप दोगे क्योंकि यूरिन आउटपुट बिल्कुल लो है, एब्सेंट है, तो आप 10 to 20% ग्लूकोज इन वाटर दोगे, और वो इनसेंसिबल वाटर लॉस के इक्वल होना चाहिए, प्लस आपने उसमें यूरिन आउटपुट ऐड करके उस हिसाब से कैलकुलेट करके आप उसको फ्लूइड्स दोगे इन द फॉर्म ऑफ 10 to 20% ग्लूकोज इन वाटर। उसमें फ्लूइड में आप कैल्शियम भी ऐड कर दो, IV फ्लूइड में दो। याद रखिएगा हाइपरकैलिमिया आपने प्रिवेंट करनी है, ठीक है, जो भी पोटेशियम है इनटेक उसको विथड्रॉ करना है। अगर हाइपरकैलिमिया हो भी जाती है डेवलप, तो उसको आपने कैसे मैनेज करना है आगे हम वो डिटेल में कवर करेंगे एक्यूट किडनी इंजरी में, ठीक है।
तो मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी कि आप हाइपरकैलेमिया को कैसे ट्रीट करोगे। मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गई है तो उसको आप कैसे ट्रीट करोगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट दोगे और वो सीरम की पोटेशियम को भी लोअर करने में हेल्प करेगा। तो ये एन यूरिया सीवियर ओलिगोयूरिया। एक और बात याद रखिएगा कि अगर एन यूरिया बिल्कुल यूरिन नहीं आ रहा पेशेंट को, 2 से 3 दिन हो गए हैं, तो फिर अब आप पेशेंट को डायलिसिस पे रखोगे, ठीक है, और उसके फ्लूइड ओवरलोड, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस को मॉनिटर करते रहोगे और न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड। अगली जो कॉम्प्लिकेशन है लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, एक तो पेशेंट बहुत ज़्यादा हाइपरटेंसिव है जो मोस्टली इसमें डेवलप होता है एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में, तो उसकी वजह से पेशेंट का लेफ़्ट वेंट्रिकल पंप करके फेलियर में चला जाएगा। दूसरी वजह अनीमिया, कोला कलर्ड यूरिन, ग्रोस हेमेचूरिया, माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया हो रहा है, तो उसकी वजह से पेशेंट अनीमिक हो रहा है जो लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फेलियर करवा देगा। तो अब उसको कैसे मैनेज करें, पहले तो आपने पेशेंट को स्ट्रेट बिठाना है, प्रॉपर द पेशेंट, उसको मॉइस्ट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, सोडियम और फ्लूइड का इंटेक बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर देंगे क्योंकि ब्लड प्रेशर लोअर करना है हमने, और ब्लड प्रेशर को, एडिमा को कम करने के लिए डायूरेटिक जैसे फ्यूरेसेमाइड देंगे, ब्लड प्रेशर को कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर से कंट्रोल करेंगे, अनीमिया है तो पैक्ड रेड ब्लड सेल ट्रांसफ्यूजन करेंगे, ठीक है। तो ये सारी लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फेलियर की मैनेजमेंट। उसके अलावा अगली कॉम्प्लिकेशन है हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी। मैंने आपको बताया कि उसमें पेशेंट को सोमनोलेंस होगी, सीजर्स होंगे, एफेजिया और इस तरह के सिम्टम, ब्लड प्रेशर बढ़ने की कॉम्प्लिकेशन है। तो उसमें आप इंजेक्शन देते हो हाइड्रालाजीन का, ठीक है, कंटिन्यूस इन्फ्यूजन आप दोगे हाइड्रालाजीन, लेकिन याद रखिए सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट वाले जो पेशेंट हैं उनमें आप हाइड्रालाजीन नहीं दोगे, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। आईवी फ्यूरोसेमाइड, क्योंकि इंसेफेलोपैथी भी ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से हुई है, तो आप वही वेजोडाइलेटर हाइड्रालाजीन दिया, फ्यूरोसेमाइड डायूरेटिक दिया आपने, ओरल या एनजी ट्यूब की मदद से एम्लोडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ओरल आप बीटा ब्लॉकर दोगे जैसे कार्वेडायोल, या अगर उससे भी नहीं हो रहा, अनकंट्रोल हाइपरटेंशन है, तो फिर आप अल्फ़ा ब्लॉकर प्रेजोसिन दोगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि अक्यूट किडनी इंजरी में आप कभी भी ACE इनहिबिटर या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर कभी भी नहीं दोगे, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है अक्यूट किडनी इंजरी में, ठीक है, ये नहीं देंगे। लेकिन जब पेशेंट के रीनल फंक्शन टेस्ट नॉर्मल हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, फिर बाद में दे सकते हैं, ठीक है। अब आती है डिफरेंशियल डायग्नोस। अक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की जो पिक्चर है उसमें आपके डिफरेंशियल्स हो सकते हैं मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, IgA नेफ्रोपैथी, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, हेनॉच शॉनलिन पर्पुरा, वास्कुलाइटिक सिंड्रोम, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, शंट नेफ्राइटिस और अदर पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जैसे स्टेफिलोकोकस ओरियस या न्यूमोकोकस, ठीक है, IgA नेफ्रोपैथी, SLE, मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव, इनमें सब में C3 के लेवल जो हैं वो हमें डिक्रीज़ मिल रहे हैं, तो इसलिए ये भी हमने डिफरेंशियल में रखी हैं। लास्ट में प्रोग्नोसिस है, तो अक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस है चिल्ड्रन में, सारे बच्चों में इसकी कंप्लीट रिकवरी हो जाती है जो अक्यूट स्टेज के दौरान गुजरते हैं, जिनको माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया होता है। तो वो माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया उनको 1 से 2 साल परसिस्ट कर सकता है, लेकिन फिर भी उनकी कंप्लीट रिकवरी हो जाती है। 1 to 2% सिर्फ जो बच्चे हैं वो डाई कर जाते हैं अक्यूट स्टेज में, वरना ओवरऑल प्रोग्नोसिस अच्छी है। हाइपरटेंशन 3 हफ्तों में ही सही हो जाएगी। 5% को हाइपरटेंसिव इनकैफ डेवलप होता है और लेस देन 1% यानी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ केसेस को परसिस्टेंट डाउन हिल कोर्स होगा, प्रोटीनूरिया, हेमेचूरिया और क्रोनिक किडनी डिजीज़, सिर्फ लेस देन 1% को। दूसरा अटैक मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें सेकंड अटैक रेयर है क्योंकि डिफरेंट टाइप के नेफ्रिटोजेनिक स्ट्रेन इसमें नहीं होते, स्ट्रेप्टोकोकाई के लेस होते हैं, पॉसिटी है, तो इसलिए एक ही स्ट्रेन होता है, उसके अगेंस्ट अगर इम्यूनिटी डेवलप हो गई तो वो लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। दैट्स इट, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ अक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस।